हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक संस्थाएं पेपर में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की कार्यप्रणाली, उसके संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग एक भारतीय अभिकरण है जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है, यानी एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी की संगठन कार्यप्रणाली पर जाने से पहले, समझने से पहले उसका पूर्व इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी हमें रखनी होगी कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और ये जो व्यवस्था कायम की गई थी उसकी सिफारिश ली आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और जो ली आयोग है वो 1919 के जो अधिनियम था उसके तहत स्थापित किया गया था। 1926 में स्थापित लोक सेवा आयोग, जिसे बाद में संघीय लोक सेवा आयोग 1935 के आसपास कहा गया, और 26 जनवरी 1950 को ये यूपीएससी के रूप में अपनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर गया। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए और तब से ये यूपीएससी के रूप में कार्यरत है। सबसे पहले हम इसके संवैधानिक उपबंधों पर ध्यान दें लें। यूपीएससी के लिए जो अनुच्छेद है 315 से लेकर के 323 315 विस्तार से सबको बताएंगे, गठन से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवाओं के गठन से संबंधित है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से जुड़ा हुआ है। 317 के अंदर सदस्यों को हटाने और उनको निलंबित किए जाने के संबंध में प्रावधान है। 18 सेवा शर्तों से संबंधित है। 319 जो है पद से हटने के उपरांत जो प्रतिबंध लगाए गए से संबंधित है। 320 में आयोग के कार्यों का वर्णन है। इसमें कार्यों का विस्तार के प्रावधान किए गए हैं। 22 जो है व्यय से संबंधित है और 23 के अंदर 323 के अंदर लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित है। सर्वप्रथम अब हम एक करके सबको समझेंगे, संवैधानिक प्रावधानों को और उसकी संगठन कार्यप्रणाली का वर्णन साथ में होता जाएगा। यानी संघ लोक सेवा आयोग क्या है? भारत की प्रमुख भर्तीकर्ता एजेंसी है, अभिकरण है, संस्था है, संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान द्वारा गठित हुआ है, जिसमें अभी मैंने बताया उसकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, पद से हटाया जाना, उसकी शक्ति और कार्य, उसकी स्वतंत्रता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उसमें किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में भी लोक सेवा आयोग होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के प्रावधान की बात भी इसमें की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग, संबद्ध राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुरोध करने पर संसद उसके संदर्भ में अधिनियम लाती है। अधिनियम के द्वारा
किया जाता है अधिनियम बनाने के बाद। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 की। अनुच्छेद 315 प्रावधान करता है संघ और राज्य लोक सेवा संघ में और राज्यों में अलग अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। यानी संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उसी तरह संयुक्त लोक सेवा आयोग जो राज्यों के लिए है, अभी बताया कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती हैं और संसद द्वारा उसके लिए अलग से अधिनियम का निर्माण किया जाता है। जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और उसमें जो सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं की गई है। बस इतना बताया गया कि एक अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य, कुल 10 सदस्यीय संगठन संरचना यूपीएससी की है। ज्यादातर 9 या अधिकतर 11 सदस्य इसमें लिए जाते रहे। आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो जिन्हें प्रशासनिक अनुभव होता है 10 वर्ष का कम से कम, और इनकी शर्तों का निर्धारण करने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। इसी तरह संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, वहां ध्यान रखने वाली बात है 6 वर्ष तो है, लेकिन उम्र जो है 62 वर्ष है। ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। कोई भी सदस्य, कोई भी अध्यक्ष राष्ट्रपति को यूपीएससी के मामले में और राज्यों के मामले में राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, या फिर जो उसके लिए प्रावधान किया गया है उस प्रक्रिया के तहत उसको पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन 317 खंड 1 के भाग 3 में 1 में और 3 में बताया गया है। लोकसभा आयोग का जो सदस्य बन जाता है उसके बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 317 की, कैसे हटाया जाता है, क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति कदाचार का, भ्रष्टाचार का अपराधी पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसको पद से हटाएंगे। किस स्थिति में? जब उच्चतम न्यायालय द्वारा 145 के अधीन जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। दूसरी बात, राज्यों में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको भी हटाने की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति पे ही डाली गई है। राष्ट्रपति के निर्देशित करने पे राज्यपाल द्वारा ये कार्यवाही पूरी की जाती है, या फिर दिवालिया हो जाए, कहीं और सवेतन नियोजन में वो कार्यरत हो जाए, वेतन लेना लग जाए कहीं और से,
कर्तव्य निर्वहन का ढंग से पालन नहीं कर रहा हो, मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाए, ऐसी स्थिति में भी उसको कदाचार का दोषी मानते हुए पद से हटाया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 318 जो कि सेवा शर्तों से संबंधित है, और सेवा शर्तों का जो निर्धारण है राष्ट्रपति, यूपीएससी के लिए, राज्यों के लिए राज्यपाल। यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार जब सेवा शर्तें निर्धारित हो गई, व्यक्ति नियुक्त हो गया, उसमें अलाभकारी परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता। आगे जो अनुच्छेद है वो है 319 कि उन पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं सदस्य नहीं लेने के बाद, वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कहीं पे भी अन्य कार्य नहीं कर सकता, सरकारी सेवा में कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, किसी भी तरह के नियोजन का वो पात्र नहीं होगा यूपीएससी का अध्यक्ष। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं, किंतु अन्य किसी पद पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं हो सकते। इसी तरह संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष को छोड़ के वो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य और अध्यक्ष, ठीक है, उस रूप में, या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये प्रतिबंध है जिनकी पालना करनी होती है। 322 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के जो है यूपीएससी के वे और आरपीएससी के जो है जिसमें कर्मचारियों का वेतन वगैरह, भत्ते, पेंशन आदि ये सब आ गया। भारत की संचित निधि यूपीएससी के मामले में संचित निधि पर और आरपीएससी के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित होते। कहने का मतलब ये सब जो प्रावधान है, चाहे अनुच्छेद 317 हुआ, 318 हुआ, 319 हुआ, 322 हुआ, ये यूपीएससी की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, सुनिश्चितता, स्वतंत्रता करने के लिए किए गए हैं, ताकि वो स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के अपने कार्य को पूरा कर सके। अब बात करते हैं यूपीएससी के कार्यों की। पहला भूमिका जिसको हम समझ सकते हैं वो है भर्ती अभिकरण के रूप में। यूपीएससी की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल के अनुरोध से अन्य राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वह कार्य कर सकता है, ठीक। दूसरी बात है परामर्श संबंधी कार्य। क्या क्या परामर्श देता है? सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती की पद्धति से जुड़े मामलों में परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति की जाने वाली एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, पदोन्नति के समय कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाएंगे उसके बारे में बताता है।
सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति के लिए एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, ठीक है। और पदोन्नति की सिफारिश संबंध विभाग को करता है, यूपीएससी से उसकी पुष्टि का वो अनुरोध करते हैं। इसके अलावा अनुशासनात्मक मामले अलग हैं, जिनके ध्यान सलाह इसकी ली जाती है, जैसे निंदा या भर्त्सना, वेतन वृद्धि को रोकना, पदोन्नति को रोका जाना, वित्तीय हानि की वसूली है, रैंक को नीचे लाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है, नौकरी से बर्खास्तगी का मामला है, नौकरी से हटाए जाने का मामला है। इन सब मामलों, ये जो सब अनुशासन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी इस तरह की कठोर दंड के जो प्रावधान किए गए हैं, यूपीएससी से परामर्श किया जाता है। किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकारी ड्यूटी के निष्पादन से संबंधित कानूनी कार्रवाई में होने वाले व्यय की भरपाई के संबंध में कोई दावा हो, उस संबंध में परामर्श लिया जाता है। कोई व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया है, कार्मिक व्यक्ति से मतलब कार्मिक, उसको जो पेंशन क्या दी जानी चाहिए, उसका पेंशन राशि का जो दावा है, उसके संबंध में परामर्श लिया जाता है। सेवा विस्तार को मंजूरी देना और सेवानिवृत्त में सिविल सेवकों को पुनः रोजगार देने संबंधित मामले भी इसके द्वारा देखे जाते हैं। या फिर आयोग को जो भी कोई कार्मिक प्रबंधन से जुड़ा मुद्दा भेजा जाता है, उस पर भी आवश्यक परामर्श इसके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे डॉक्टर मुतालिब सर ने बताया है कि आयोग 3 श्रेणियों में कार्यों को 3 श्रेणियों में 3 प्रकृतियों के हिसाब से समझा जा सकता है। 3 प्रकार के, कार्यकारी, नियामक और अर्धन्यायिक, 3 तरह की भूमिका का निर्वाह करता है। परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये उसकी कार्यकारी भूमिका है। भर्ती की पद्धतियां, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये इसकी नियामक प्रकृति के कार्य है। और अनुशासन के मामलों में सलाह देना जैसे आयोग का न्यायिक कार्य। अब हम इसकी सीमाएं या कमियों को मान लीजिए। सीमा को मतलब यहाँ पे अधिकार क्षेत्र में जो चीज नहीं आती उससे लेंगे। क्या चीजें हैं जिन पे यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो बात है, पदों में जो आरक्षण की बात है, वो आरपीएससी की जिम्मेदारी नहीं होती है। आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, अभिकरणों के जो अध्यक्ष हैं, कूटनीतिक प्रकृति के जो उच्च पद हैं, उन पर यूपीएससी से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। अस्थायी पदों पर जो नियुक्ति होती है, जिन पर 1 वर्ष से अधिक रखने की बात नहीं होती है, उन मामलों में भी यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो चाहे जिस कार्य को यूपीएससी के कार्य क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। अब यूपीएससी के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति कि इस अनुच्छेद 321 के तहत यूपीएससी को अन्य वे सब कार्य जो उचित समझे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन शीर्षक के रूप में आप समझेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है
और जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि आयोग की कौन सी सलाह स्वीकार की गई, कौन सी नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई। तो इस तरह से ये 323 में ये बात है। अब बात कर लेते हैं आयोग की भूमिका या समीक्षा की, जिसमें उसकी सीमाएं कमजोरियां भी आ जाएंगी। मुख्य रूप से जो लोक सेवा आयोग जो भूमिका रखी है या रही है, दुष्ट व्यक्तियों को बाहर रखा जाए। ठीक है। दूसरा, प्रतिभा खोज, जो व्यक्ति लायक हैं उनको सरकारी सेवा में सम्मिलित किया जाए। अब यहाँ ये समझ लेने वाली बात है कि जो हमारा यूपीएससी है वो अखिल भारतीय सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए, ग्रुप बी, इनकी भर्ती करता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, पदोन्नति के मामले में, अनुशासनात्मक मामलों में ये परामर्श प्रदान करता है, लेकिन सेवाओं का वर्गीकरण क्या होगा, वेतन क्या रहेगा, सेवा शर्तें क्या रहेंगी, प्रशिक्षण क्या होगा, कैसे होगा, इस पर आयोग कोई भी परामर्श या उसका कोई संबंध नहीं है। यानी कार्मिक विकास से संघ लोक सेवा आयोग का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये केवल एक भर्ती एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है। दो बातों का ध्यान रखनी है। श्री राम माहेश्वरी, प्रोफेसर श्री राम माहेश्वरी का स्टेटमेंट है इस पर, यूपीएससी एक श्रेष्ठ भर्ती करने वाला हवलदार है जिसके विशुद्ध सलाहकारी दायित्व है। अनुशासन मामलों पर इससे परामर्श किया जाता है, लेकिन कार्मिक विकास इसकी चिंता का विषय नहीं है। चूंकि यूपीएससी एक सलाहकारी निकाय है और इसकी बातें, परामर्श मानने को सरकार बाध्य नहीं है, और कई बार ऐसा भी है हुआ है कि कुछ कार्यों को इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर भी किया गया है, जिसके लिए अलग से अधिनियम बना हुआ है, यूपीएससी परामर्श से छूट विनावली 1985, जिसके द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद को ये छूट मिली भी है कि वे अपने विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के कार्मिकों की सीधी भर्ती कर सकते हैं। इसी तरह 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ, जिसके चलते यूपीएससी की अनुशासनात्मक मामलों में जो भूमिका है वो प्रभावित हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी वही कार्य है, यूपीएससी की भी वही जिम्मेदारी। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत सलाह दे दें तो समस्या उत्पन्न होती है। तो इस जगह आके थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यूपीएससी अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहा है। आज भी इसको जो नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त है इसके कार्यों को, वो बहुत उच्च स्तर की है। इसने अपनी व्यवस्था को कायम कर रखा है, और इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं आज के टॉपिक को।